गो। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं एक ब्रेन टीजर से ना। टीजर, ब्रेन टीजर समझते हो ना बेटे, आपका मतलब सुबह सुबह ब्रेन का एक्सरसाइज करते हैं ना, वही मैट्रिक्स को लेके। ठीक है, अच्छा बड़ी ये तो आपको पता है ना कि अगर एक ये तो हम डिस्कस किए थे, ऐसा क्वेश्चंस किए थे कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, सपोज एक मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर सपोज 3/4 है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि एफ बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड हो, एफ बी भी डिफाइंड हो बी ए भी डिफाइंड हो, क्या ऑर्डर होना चाहिए? सब 4/3। 4/3। 4/3 है ना। 4/3। वेरी गुड, ये सबको पता है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 3/4 है तो बी का ऑर्डर 4/3 होने पर ही जाकर ए बी बी ए दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे, है ना। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा ए बी बी ए डिफाइंड तो हो जाएंगे, लेकिन क्या दोनों कभी किसी भी हाल में इक्वल हो सकते हैं? नो नो सर। सर, कैनॉट बी। नेवर, राइट। क्योंकि ए बी का ऑर्डर क्या होगा इधर, ए बी का ऑर्डर क्या होगा बेटे? सर 3/3। 3/3। बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4/4। सर 4/4। 4/4 है ना। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ए बी बी ए कदापि इक्वल नहीं हो सकते, है ना, मतलब इस सिचुएशन में, है ना। अच्छा, एक सवाल है कि इफ इफ between two matrices, one is rectangular, one is a rectangular matrix, अगर दो मैट्रिसेस के बीच में एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो दूसरा है वो क्या है हमें पता नहीं, बस इफ बिटवीन टू मैट्रिसेस वन इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर देम टू कम्यूट इन एनी सिचुएशन? बट क्या मतलब नो होता सर। है कि दो मैट्रिक्स कम्यूट करना, दो मैट्रिक्स कम्यूट करने का क्या, क्या मतलब होता है, दो मैट्रिक्स कम्यूट करने का क्या मतलब होता है? मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उनमें कम्यूटेटिव होता है ना, मतलब ए बी बी ए इक्वल होते हैं ना। अगर ए बी बी ए इक्वल तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी कम्यूट, है ना। तो सवाल है बेटे कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, और इन दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमें पता नहीं, उसका ऑर्डर कुछ होगा। दोनों में एक का एक एक हमें पता है कि दोनों में से एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सवाल ये है, क्या किसी भी हाल पर ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर सकते हैं? क्या ए बी बी ए कदापि इक्वल हो सकता है अगर ए बी में से हमें पता हो कि एक रेक्टेंगुलर है, दूसरा क्या है हमें पता नहीं? इज इट एवर पॉसिबल? नो सर। नो। कारण कैसे समझाओगे? कारण अगर कोई कारण पूछा तो कैसे समझाओगे? बी और बी ए का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए बी बी ए का ऑर्डर चेंज है। वेरी गुड। अच्छा बेटे देखो, अगर मेरा ए बी दो मैट्रिसेस हैं, उनमें से मानो ए रेक्टेंगुलर है, बी का ऑर्डर क्या है आई डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे बस पता है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, एम बाई एन उसका ऑर्डर है, एम इज नॉट इक्वल टू एन, बी का ऑर्डर पता नहीं। अच्छा बेटे, ए बी बी ए को इक्वल होने के लिए पहले तो ए बी बी ए दोनों को डिफाइंड होना पड़ेगा, है ना। ए बी बी ए इक्वल होना तो दूर की बात है, पहले तो दोनों को डिफाइंड होना पड़ेगा, डिफाइंड होने के बाद जाके इक्वल होंगे कि ना होंगे सोचेंगे, है ना। पहले तो इक्वल होना पड़ेगा, पहले तो डिफाइंड होना पड़ेगा। अभी ए बी बी ए दोनों को डिफाइंड होने के लिए अगर ए का ऑर्डर एम बाई एन है तो बी का ऑर्डर को एन बाई एम ही होना पड़ेगा, तभी जाकर ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे। एंड अगर ए बी को करते हैं तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाता है बेटे? एम बाई एम। एंड अगर बी ए को करते हैं तो बी ए का ऑर्डर क्या आता है बेटे? एन बाई एन। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं, तो दोनों कदापि भी इक्वल नहीं हो सकते। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया या फिर से समझाओ? इफ यू आस्क मी आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन, इफ यू आस्क मी आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन, who want me to re-explain? It's very simple। मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनमें से एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे पता है, दूसरे के बारे में मुझे पता नहीं।
तो क्या किसी भी सिचुएशन में ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नेवर। तो कौन से दो मैट्रिक्स कम्यूट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कौन से दो मैट्रिक्स कम्यूट कर सकते हैं? कम्यूट करेंगे नहीं सर बोल रहा। स्क्वायर हाँ, दो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर हो तब जाके दोनों में कम्यूट करने का कोई चांस है। कम्यूट मतलब मैं भी कर सकते हैं, मैं भी कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन एटलीस्ट कम्यूट करने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन पैदा होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, है ना? अगर दोनों में एक रेक्टेंगुलर हो गया तो कदापि भी दोनों कम्यूट नहीं करेंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, जो चाहते हो मैं इसको री एक्सप्लेन करूँ इसका कारण, यू कैन आस्क राइट नाउ। बाद में मत बोलना कि सर ने सर समझाया, वी डिडंट अंडरस्टैंड, देन सर डिडंट री एक्सप्लेन। सबको समझ में आ गया ये कैसे मैं एनालाइज किया इसको? सर ओके। अच्छा, ये सवाल Yes, एग्जाम, हाँ, ये सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है। दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम। ये बस एक ब्रेन टीजर है, क्योंकि सवाल सिर्फ ऐसा पैदा होगा कि अगर दो मैट्रिसेस ए बी हैं, एक का ऑर्डर अगर एम बाई एन है तो दूसरा का ऑर्डर क्या होने से दोनों डिफाइंड हो, ए बी बी है दोनों डिफाइंड हो। ये तो आप कर चुके हैं ऐसा सवाल एन बाई एन। लेकिन यहाँ पर जो सवाल मैं दिया था, ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। ये दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जाम, बस खाली आपको आपका ब्रेन को एक्सरसाइज करने के लिए, है ना, कि दोनों में अगर एक रेक्टेंगुलर हुआ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कदापि भी कम्यूटेटिव नहीं होने वाला किसी भी हाल पर। अच्छा, ठीक है। ओके, चलते हैं बेटे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यस, ओके, जस्ट कंटिन्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। 21 21 सवाल क्या है बेटे कि एक्स वाई जेड एंड पी, ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/k है, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/p है, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर n/3 है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर p/k है। तो 21 22 दो एमसीक्यू का आंसर देना है। 21 क्वेश्चन क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wi विल बी डिफाइंड। n k p पर क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए ताकि py प्लस wi डिफाइंड हो? तो ये सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं और मैं डिटेल में भी समझाया था, फिर भी दोबारा कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है ना। अच्छा बेटे, एक्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? 2/n है कि नहीं? एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? 2/n है। अच्छा, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सबके पास बुक है ना भाई? हेल्प करो, हेल्प करो, बार बार जाने से टाइम वेस्ट होता है। 3/k। फिर नेक्स्ट, sir, P matrix का order P/K. जेड 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 उसके बाद आएगा ना। जेड का ऑर्डर क्या है बेटा? 2/p। जेड का ऑर्डर 2/p, जेड का ऑर्डर 2/p। फिर डब्ल्यू का ऑर्डर n/3, N डब्ल्यू का ऑर्डर n/3। फिर P का order P/K. p का ऑर्डर p/k। अच्छा, अच्छा, तो पहला भी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि एन पी के इनका ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? एन के पी के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, है ना, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो। अच्छा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होने के लिए क्या 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 हालात क्रिएट होने चाहिए, है ना। पहला तो पी वाई डब्ल्यू आई दोनों डिफाइंड होना चाहिए, पहला बात है। पी वाई डब्ल्यू आई दोनों डिफाइंड होना चाहिए, पहला बात है। दोनों डिफाइंड होने के बाद पी वाई एंड डब्ल्यू आई दोनों के ऑर्डर सेम भी होना चाहिए ताकि पी वाई एंड डब्ल्यू आई को आप ऐड कर सको, है ना। पहला कंडीशन, पी वाई डब्ल्यू आई खुद, वो दोनों खुद डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, डिफाइंड होने के बाद पी वाई डब्ल्यू आई का ऑर्डर भी सेम आना चाहिए, तब जाके पी वाई प्लस डब्ल्यू आई कर सकते हो, मतलब पी वाई प्लस डब्ल्यू आई डिफाइंड होगा। हाँ, तो बेटे पी का ऑर्डर क्या है? Sir, P/K। P/K.
y का ऑर्डर क्या है? 3/k। 3/k। तो पहला बात है कि ये पी वाई को डिफाइंड होना पड़ेगा, है ना? तो पी वाई कब डिफाइंड होगा? जब p जो कि प्री फैक्टर है एंड y पोस्ट फैक्टर है, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स k एंड पोस्ट फैक्टर y का नंबर ऑफ रोज 3, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब k शुड बी इक्वल टू 3, है ना? अगर k 3 के साथ बराबर हुआ तब जाके पी वाई डिफाइंड होगा, है ना? तो वो बोल रहा था ना एन के पी के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन, तो k के ऊपर रेस्ट्रिक्शन मिल गया कि k के तो पहले 3 होना पड़ेगा, तब पी वाई जाके डिफाइंड होगा। अच्छा ठीक है, के 3 हो गया, मानो के इज इक्वल टू 3, है ना? क्योंकि पी वाई डिफाइंड होना पड़ेगा और के 3 हो गया। तो के इक्वल टू 3 होने पे पी वाई का ऑर्डर क्या निकल के आएगा? पी बाई के, है ना? p/k। पी बाई के, है ना? पी बाई के। अच्छा डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रखा है बेटे? n/3। y का ऑर्डर क्या है? 3/k। तो डब्ल्यू आई ऑलरेडी डिफाइंड है ना? डब्ल्यू आई ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा डब्ल्यू आई डिफाइंड है और डब्ल्यू आई का ऑर्डर क्या होगा? n/k। n/k, है ना? अच्छा, तो पी वाई का ऑर्डर क्या आ रहा है? पहला बात है पी वाई को डिफाइंड होना पड़ेगा एंड उसके लिए के को 3 होना पड़ेगा, और मानो के इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अभी पी वाई डिफाइंड हो गया और पी वाई का ऑर्डर क्या निकल के आता है? पी बाई के, है ना? पी बाई के। पी वाई का ऑर्डर पी बाई के, डब्ल्यू आई का ऑर्डर n/k, एंड दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो दोनों का एडिशन तभी डिफाइंड होगा अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी जाकर आप दोनों को ऐड कर पाते हो। तो पी बाई के ऑर्डर एन बाई के ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब पी वाई का नंबर ऑफ रोज डब्ल्यू आई का नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, पी वाई का नंबर ऑफ कॉलम्स डब्ल्यू आई का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। मतलब पी शुड बी इक्वल टू व्हाट? एन। पी शुड बी इक्वल टू एन, है ना? तो k का वैल्यू 3 होना चाहिए एंड p इज इक्वल टू n होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये जो एंटायर थिंग ये डिफाइंड होगा। कितनों को समझ में नहीं आया? ऑलरेडी डिस्कशन ये कर चुके थे। हेलो, यस सर। है ना? हाँ, तो ऑप्शन ए आई थिंक k इज इक्वल टू 3 हमारा आया था ना, k इज इक्वल टू 3 p इज इक्वल टू n। हाँ ओके, यस। ओके ठीक है, तो ये सवाल हो चुका था, फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए मैं कर दिया, है ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी रह जाना चाहिए ना, आप बाद में जब देखोगे एग्जाम के टाइम पे, तो उस टाइम में रिकॉर्डिंग में होगा तो आप डायरेक्ट देख लोगे, मुझे पूछना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, दूसरा बात है कि अब क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इज इक्वल टू p, अगर n p बराबर हुए, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z? 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या है? अच्छा बेटे, पहले तो x एंड z का ऑर्डर मुझे बताओगे आप लोग, बुक है आपके पास? x का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर क्या है बताओ? x का ऑर्डर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हाँ, x का ऑर्डर क्या दे रखा है बेटे क्वेश्चन में? 2/n ना, एंड z का ऑर्डर क्या दे रखा है? 2/p, है ना? 2/p, ये 2/n है और z का ऑर्डर 2/p है। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर x का ऑर्डर 2/n है तो 7x का ऑर्डर क्या होगा? मतलब So, स्केलर, हाँ वही 2/, है वही 2/, है भाई। स्केलर मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ी ना चेंज हो जाता है, तुम पढ़े हैं मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है, खाली वो स्केलर जाके उस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको न्यू मैट्रिक्स मिल जाता है, लेकिन ऑर्डर तो वही का वही रहेगा। 5z का ऑर्डर क्या होगा? वही 2/p होगा, z का जो ऑर्डर है 5z का ऑर्डर भी वही रहेगा। अच्छा 7x माइनस 5z, 7x का ऑर्डर 2/n है, 5z का ऑर्डर 2/p है, एंड वो हमें दे रखा है कि इफ n इज इक्वल टू p, क्वेश्चन में दे रखा है कि n अगर p के साथ बराबर है, मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया कंडीशन n इज इक्वल टू p, है ना? तो इसका मतलब में क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू p, तो इसका मतलब मैं दोनों में आइदर n, मतलब दोनों में, मतलब यहाँ पर p का जगह n लिख सकता हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ पर n की जगह p लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज n p दोनों सेम नंबर है। अच्छा तो 7x का ऑर्डर 2/n है, 5z का ऑर्डर 2/n है,
एक दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं एंड एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रकट होगा आपके सामने, उसका ऑर्डर क्या प्रकट होगा बेटे, वही 2/n रहेगा, है ना। मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और करने के बाद जो मैट्रिक्स प्रकट होता है उसका ऑर्डर वही रहता है। तो आपको याद है ना, ए प्लस बी का ऑर्डर वही ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर जो है वही रहेगा, ए माइनस बी का ऑर्डर वही ए बी का ऑर्डर जो है वही रहेगा। क्लियर और नॉट? तो सिंपल सा आंसर क्या निकल के आया थे, 2/n। अच्छा, अगर आंसर में देता 2/p तो 2/p भी करेक्ट आंसर होता है ना भाई? क्लियर और नॉट? यस सर। है ना, इसमें 2/n दिया है, अगर 2/p देता है वो भी करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि n इज इक्वल टू p। ओके ठीक है, किया गया। अच्छा, तो अभी आते हैं बेटे, न्यू न्यू चीज पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, तो ब्रेन को पूरा रिलैक्स करो और मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ तक के सारे चीजें समझ में आता है, या फिर इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कहीं पर कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट सो फार? डू यू No, हैव sir. एनी डाउट सो फार? शुड वी प्रोसीड? ओके, शुड वी प्रोसीड? अच्छा, प्रोसीड करने से पहले अब जान लो हम आज ये पढ़ने वाले हैं, एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बताओ, मैं आपको मिसलेनियस का एक क्वेश्चन दिया था, मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ था शायद। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Theta. वो हो गया आपसे, वो क्वेश्चन आपसे हो गया सबसे? Yes, sir. Yes. सबसे हो गया? यस सर। यस सर। कितनों से नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो शर्मा मत, आई विल डू इट राइट हियर। मैं कर भी दूंगा लास्ट को, लेकिन फिलहाल पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, और मैं लास्ट को अगर समय बचेगा आज ही कर लूंगा। अच्छा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए, अच्छा बेटी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंटरी ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके ठीक है, ऑपरेशन या फिर ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मीन? ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेंज भाई, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, समझ आ रहा है ना? ट्रांसफॉर्म कर देना मतलब पूरा कंप्लीट चेंज कर देना, क्लियर है ना? पूरा बदल जा रहा है, ठीक है ना, चेंज कर देना। तो ये जो चीज अभी पढ़ेंगे, एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटे? क्या करेंगे? मैट्रिक्स को क्या करेंगे? मैट्रिक्स को चेंज करेंगे, ठीक है ना, मैट्रिक्स में बदलाव लाएंगे। क्या लाएंगे? बदलाव लाएंगे। और वैसे वैसे अपना जो मनमर्जी वैसा बदलाव नहीं लाएंगे। मैट्रिक्स में बदलाव लाने के लिए 3 रूल होते हैं, 3 रूल को फॉलो करके हम मैट्रिक्स में बदलाव लाते हैं। वो 3 रूल के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर मैट्रिक्स तो अपने जगह पर है, तो मैट्रिक्स में बदलाव क्यों लाएंगे, है ना, मैट्रिक्स को क्यों बदलेंगे, मतलब उसमें छेड़खानी क्यों करेंगे? सिंपल, अभी क्या करेंगे पता है ना, एक मैट्रिक्स के साथ हम छेड़खानी करेंगे, एक मैट्रिक्स के साथ छेड़खानी करेंगे, है ना, उसमें चेंज चांज करेंगे। तो क्यों करेंगे? ऐसा करने से क्या फायदा होता है? मैट्रिक्स तो अपने जगह है, उसमें क्यों छेड़खानी करना? तो बेटे आगे चलकर हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब एक मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, क्योंकि आगे चलकर पढ़ेंगे। एंड वो करने के लिए हमें मैट्रिक्स के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगा। तो वही बदलाव के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, है ना। तो फिलहाल देखते हैं मैट्रिक्स में किस 3 तरह का चेंज लाया जा सकता है, क्लियर है ना? एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटे देखो, मैट्रिक्स के ऊपर 2 तरह की ऑपरेशन किया जाता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से सुनो बेटे, देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 of which are due to rows and 3 due to columns। मैट्रिक्स के ऊपर 6 ऑपरेशंस या फिर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं। एक मैट्रिक्स के ऊपर 6 ऑपरेशंस या फिर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं, और उनमें से 3
रोज ऑपरेशन से एंड 3 कॉलम्स ऑपरेशन से। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली यहाँ तक? ठीक है, 6 ऑपरेशंस किए जाते यस हैं सर। और 6 ऑपरेशन में से 3 रो ऑपरेशन होते हैं एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंटरी ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, एक मैट्रिक्स के ऊपर हम 6 तरह की ऑपरेशंस करते हैं या फिर 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सिक्स काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ये 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में से 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एंड 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एंड इन्हीं 6 ट्रांसफॉर्मेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंटरी ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? ओके। अभी आगे चलने से पहले वो जो 6 ऑपरेशन है उनको अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो 6 ऑपरेशन पढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा अंदर नहीं घुसोगे। आपके सिलेबस में जितना है बस उतना ही आपको यहाँ पर जानना है। मेरा बात समझ रहे हो? ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, यहाँ पर जितना सिलेबस में दिया यस उतना ही आपको समझना है। 6 ऑपरेशन क्या है मैट्रिक्स के ऊपर वो देखते हैं, ठीक है ना। पहला, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड में लिखता हूं। हाँ, 6 ऑपरेशन से पहला ऑपरेशन है ना, एलिमेंटरी ऑपरेशन हम करेंगे, एलिमेंटरी ऑपरेशंस। और एलिमेंटरी ऑपरेशन में से जो पहला ऑपरेशन देखेंगे वो है इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स। इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स मतलब क्या है कि बेटे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का कोई दो रो को इंटरचेंज करूंगा। बेटे इंटरचेंज का दूसरा मतलब होता है स्वैप करना, है ना, स्वैप करना। कोई भी इसके दो रो को स्वैप करूंगा। याद रखो बेटे, ये जो कर रहे हैं इससे मैट्रिक्स बदल जाएगा। क्या होगा? मैट्रिक्स बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होने के साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो भी करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस करेंगे उससे मैट्रिक्स बदल जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्या होगा? मैट्रिक्स बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटे मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का कोई भी दो रो को इंटरचेंज करूंगा, कोई भी दो रो, मेरा मर्जी। मानो मैं रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। बेटा रो 1 को R1 लिखते हैं, रो 2 को R2 लिखते हैं। और बेटे ये जो पूरा स्टोरी लिखे ना, पूरा ये जो लाइन लिखे ना, पूरा इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, इसके जगह हम सिंबॉलिकली लिखते हैं R1, इसे दोनों तरफ आरो हेड रहता है R2। मेरा मतलब है यहाँ पर R1 एंड R2 को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। और ऐसा करने से हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। we shall get by interchanging R1 and R2 we shall get, बट R1 और R2 कर इंटरचेंज करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी R1 और R2 लिखा, क्या चलेगा? R1 और R2, तो बेटा क्या करेंगे, R2 को R1 के जगह ले जाएंगे, R1 को R2 के जगह ले जाएंगे। क्लियर है ना? तो R1 क्या हो जाएगा बेटे? 4 5 6, R2 क्या हो जाएगा? 1 2 3, और R3 वही का वही रहेगा 7 8 9। क्लियर है ना? अरे मेरे बात समझ रहे हो? यहाँ पर हमने क्या किए, दो रो को इंटरचेंज किए। क्लियर है ना? दो रो को इंटरचेंज किए, इंटरचेंजिंग टू रोज। R1 R2 को इंटरचेंज किए तो लिखे R1, दोनों तरफ आरो दिए R2। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, R1 R2 को स्वैप कर दिया। उसी तरह बेटे हम दो कॉलम को भी स्वैप कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स। सपोज मैट्रिक्स ए है और वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं मानो इसका कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है,
इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 को C1 लिखता हूँ एंड कॉलम 3। बेटा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को जो इंटरचेंज जो सेंटेंस लिखे है ना, इसको ना लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 ऐसे डबल C। क्लियर और नॉट? कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को स्वैप करेंगे। तो बेटे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को स्वैप करने से क्या हो जाएगा बेटे, आपका जो कॉलम 3 वो कॉलम 1 की जगह लिख देंगे, कॉलम 1 को कॉलम 3 की जगह लिख देंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो हो जाएगा 369। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो 258147। हाँ 258147 है ना, वी गेट। तो ये क्या कर रहे हैं बेटे, मैट्रिक्स में बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, वगैरह 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 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बस जानना है कि मैट्रिक्स के ऊपर हम ये मतलब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हमारा जरूरत के लिए। क्लियर और नॉट? ओके। तो पहला है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स। तो हम आपको दिखाए कि रोज इंटरचेंज करके दिखाए और उसके बाद कॉलम इंटरचेंज करके दिखाए। लेकिन बड़ी याद रखो, रो कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि रो 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आइदर दो रो इंटरचेंज करोगे और दो कॉलम इंटरचेंज करोगे, है ना। रो कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर है नॉट? अरे मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं Yes, एक sir. बार बोल रहा हूँ तो दो रो को स्वैप कर सकते हो या फिर दो कॉलम को स्वैप कर सकते हो, लेकिन एक रो एक कॉलम ऐसा स्वैप नहीं कर सकते। ध्यान रखा करो, है ना, वो गलत है। क्लियर है ना? रो रो या फिर कॉलम कॉलम स्वैपिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो बेटे ये कितने ऑपरेशंस चले गए बताए? दो ऑपरेशंस चले गए। मतलब वही इंटरचेंजिंग बिटवीन रोज के लिए एक ऑपरेशन चला गया, इंटरचेंजिंग बिटवीन कॉलम्स के लिए और एक ऑपरेशन चला गया। ठीक है, दो ऑपरेशन चलेगा। और कितने ऑपरेशन बचे बेटे? बेटे चार ऑपरेशन बचे। कितने ऑपरेशन बचे? चार ऑपरेशन Four. बचे। हाँ, और बाकी के वो चार ऑपरेशन दिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया बेटा? आगे चले सेकंड। Yes. ये भी बहुत इजी है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो इसको मैं लिख लेता हूं इधर। जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे फालतू में, जितना दे रखा है उतना ही आपको, जितना आपको चाहिए मैं उतना आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए आपको। क्लियर है ना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर बेटे, नॉन जीरो को बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करोगे। नॉन जीरो नंबर मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं, ठीक है ना। ओके, तो बेटे समझ लेते हैं कि ये दूसरा ऑपरेशन क्या बोल रहा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो, बेटे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल देता हूं, एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1 2 3। एक मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटे ये जो मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स का किसी भी एक रो, कोई एक रो बताओ, रो 1 रो 2 रो 3 जो भी आपका मर्जी, मानो रो 2। मैं इसका रो 2 में एक मतलब एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर आप बताओ। -2/5 मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा बेटे? -2/5 मल्टीप्लाई करूंगा मेरा सपोज, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा R2 बिकम्स, बेटे यहां पर हम सिंगल एरो दे रहे हैं, सिंगल एरो का मतलब बिकम्स, है ना। R2 बिकम्स R2 इंटू -2/5, मतलब -2/5 को मैं रो 2 में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर और नॉट? या फिर आप लिख सकते हो -2/5 इंटू R2, आपका मर्जी। क्लियर और नॉट? एक ही बात है। और ऐसा करने से हमें और एक मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाएगा। वी गेट, ऐसा करने से कौन सा मैट्रिक्स आएगा बेटे बताओ? मैट्रिक्स रो 2 में ये नंबर -2/5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताओ 4 इंटू -2/5 कितना हो जाएगा? -8/5। ये कितना हो जाएगा? -2। 6 इंटू -2/5 कितना होगा? -12/5। और 7 8 9, है ना।
अरे बेटे बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का Yes, मतलब शुरुआत से समझा है, बदलाव है ना, बदल रहे हैं, ये मैट्रिक्स को बदल रहे हैं, ये ऑपरेशन करके, है ना। जैसे एक इंसान के मुंह में प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा बदल देता है ना। एक सेकेंड गाइस, लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो यहाँ पर हम क्या करें बेटे, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी करके एक इंसान का चेहरा बदल देता है ना, यहाँ पर भी कोई सर्जरी कर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, मतलब ये मैट्रिक्स के ऊपर एक सर्जरी किया जा रहा है, एक ऑपरेशन किया जा रहा है, करने के बाद ये एक नया मैट्रिक्स आपके सामने प्रोड्यूस होता है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे चल के देखेंगे, है ना, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ऐसा जो बदलाव ला रहे हैं एक मैट्रिक्स में, ऐसा एक बदलाव ला रहे हैं, ये बदलाव कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बदलाव तो आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल अभी के लिए जान लो किस टाइप के बदलाव किया जा सकता है। तो हम एक रो में एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं ना, कॉलम में भी एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे कि मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, 1 2 अच्छा सबको समझ में आ रहा है, तो इस पे कोई कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ सर। no sir. हाँ, तो कोई एक कॉलम है बताओ, आपका मर्जी, जो भी कॉलम आप चूज कर लो, मानो कॉलम 3 में चूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉलम 3 में सम नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, मानो 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू कॉलम 3 बिकम्स 2 इंटू कॉलम 3। तो ऐसा करने से मुझे एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स क्या होगा, 1 4 1, 7 8, 6, 12, 18. 6 12 18। तो ये था हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसमें मैंने एक सर्जरी कर दिया और मेरा मैट्रिक्स ऐसा हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो ये गए। अच्छा बेटे ये कितने ऑपरेशन चले गए, 2 ऑपरेशन और चले गए, है ना, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, देख रहे हो कि नहीं, एक कोई एक रो में आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो नॉन जीरो नंबर, Yes, कोई एक कॉलम में आप एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 ऑपरेशन चले गए, क्लियर है ना, और बाकी बचे 2 ऑपरेशन, ठीक है कि नहीं, और बाकी बचे 2 ऑपरेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया क्लियरली। थर्ड ऑपरेशन, Yes, sir. थर्ड ऑपरेशन, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number, ठीक है ना। अच्छा इतना बड़ा सेंटेंस मुझे याद नहीं रहेगा लिखने के लिए। The addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फिर भी अपना लैंग्वेज में, थ्री है ना, थर्ड वाला, कि द एडिशन ऑफ एनी रो विथ द एडिशन ऑफ, कैसे लिखा है, द एडिशन ऑफ द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कोई बुक है किसी के पास है, पढ़ के बताओ भाई, इतना आलसी क्या हो रहे हो सुबह सुबह तक, पढ़ के बोलो बोलो ना मुझे, द एडिशन ऑफ, हेलो, ये सर बुक ओपन कर रहा हूँ। अरे कोई तो बताओ, किसी के पास तो बुक खुला होगा ना, पढ़ के बताओ ना, क्या देख देख के, मैं देख देख के सारी चीजें मैं करूंगा, देख देख के मैं सारी चीजें लिखूंगा पूरा, आप खुद बताओगे नहीं। सर बुक नहीं है सर। और sir. The addition to the हाँ, elements of any row or column, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ, any row or column टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding element द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट of any other row or column, ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग element of any other row or column एनी अदर रो और कॉलम multiplied by a non-zero number, मल्टीप्लाइड बाय by any non-zero बाय एनी नॉन जीरो by नंबर, number. बाय नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। इधर भी मैं नॉन जीरो वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ, कारण है। और इधर हम क्या करेंगे बेटा पता है ना, अभी तक क्या क्या किया आपको याद है ना, अभी तक क्या क्या किया बेटा, पहला किया हमने 2 रो को इंटरचेंज करना है या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है, ये पहला चला गया। दूसरा क्या चला गया ना, किसी भी एक रो
या फिर किसी भी एक कलम में, कलम के सारे एलिमेंट में कोई एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देना। पहला गया किसी भी दो रो को इंटरचेंज करना है, फिर किसी भी दो कलम को इंटरचेंज करना है। दूसरा क्या गया, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कलम के सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देना। अभी तीसरा क्या आ रहा है कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूं। मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का कोई भी दो रो आप बस बताओ, मानो R1 R3, ठीक है ना, R1 R3। मैं क्या करूंगा, इसका जो R1 मैट्रिक्स में, ठीक है ना, R1 मैट्रिक्स में मैं 2R3 मल्टीप्लाई 2R3 ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, 2R3 ऐड करूंगा। इसका मतलब क्या है ना, R3 के जो एलिमेंट्स है ना, रो 3 के जो एलिमेंट्स है ना, उसके सारे एलिमेंट्स में पहले 2 पहले मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 2R3। R3 का सारे एलिमेंट में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और उनको लेके R1 के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दूंगा। और ऐसा करने से मेरा जो रो 1 चेंज हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? R1 को मैं अभी बदलने वाला हूं, और कैसे बदलूंगा ना, R1 में 2R3 में ऐड कर रहा हूं। अभी अब 2R3 ऐड करो, 5R3 ऐड करो, जो भी ऐड करो, बस ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। 0R3 ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि करोगे तो बदलाव नहीं आएगा, वही R1 होके रह जाएगा। मेरा बात समझ रही हो? तो ये नंबर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। क्लियर और नॉट? अभी 0R3 ऐड करो तो ऐड क्यों कर रहे हो, एक ही बात है ना। हेलो, गॉट इट? Yes, sir. हाँ, तो यस सर। हाँ, तो इधर आप 2 5 -2 -5 वट एवर नंबर आपके दिमाग में जो भी नॉन जीरो रियल नंबर आप ले सकते हो, कोई नहीं। तो क्या होगा बेटे ऐसे करने से, बताओ, ये मैट्रिक्स केस बदल के क्या हो जाएगा। अभी बेटे 7 में 2 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 14। 14 को लेकर 1 में ऐड कर दो तो ये 115 हो जाएगा। क्लियर है ना? 8 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना है, 16। 16 को 2 में ऐड करो जाके, क्या हो जाएगा, 18। 9 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना बेटे, 18। 18 को जाके 3 में ऐड करो कितना, 21। अरे समझ रहे हो, R1 को मैंने क्या कर दिया ना, R1 बिकम्स R1 प्लस 2R3। ठीक है? अच्छा, Yes, sir. ये दोनों तो वही का वही रहेंगे, आपने खाली R1 को ही तो बदले हो, काम खत्म। अच्छा, उसी तरह कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्या, एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं ना। मानो मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं अभी क्या करूंगा, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस -2 इंटू कॉलम 2। या फिर क्या इसमें डायरेक्ट लिख दूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 इंटू कॉलम 2। चलेगा, एक ही बात है ना। अभी चलेगा ना? Yes. हाँ, Yes, चलेगा sir. क्या, दौड़ेगा? हाँ, तो इधर हम क्या कर रहे हैं ना, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट में -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा, तो बेटा कॉलम 2 के सारे एलिमेंट में -2 मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, -4 हो जाएगा, है ना, -4 हो जाएगा। 1 में -4 ऐड करने से क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, कॉलम 2 के ये एलिमेंट 5 में -2 मल्टीप्लाई करने से -10 हो जाएगा। 4 प्लस -10 कितना हो जाएगा, -6। इससे -2 मल्टीप्लाई करने से -16। 7 -16 -9। अच्छा, बाकी तो सेम को सेम रहेंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये ओके। हाँ, कितना ऑपरेशन और चले गए, अबे और दो गए बा, रो के लिए Yes. कॉलम के लिए 6 हो गए, 6 कंप्लीट हो गए, 6 Yes, कंप्लीट sir. हो गए। हाँ, तो बस आप ऐसा समझ लो, आप बस ऐसा समझ लो, 3 ऑपरेशंस हैं और ये 3 ऑपरेशंस रो के लिए भी हैं एंड कॉलम के लिए भी है, तो टोटल 3 + 3 6 ऑपरेशंस हो जाते हैं ना। मतलब रो के लिए जो 3 ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या है बेटे, दो रो को इंटरचेंज करना। दूसरा ऑपरेशन क्या है बेटे, एक पर्टिकुलर रो में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा ऑपरेशन क्या है ना, एक रो में एक दूसरे रो में कोई एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, है ना, जो भी देखे थे।
और बिल्कुल वही ऑपरेशंस कॉलम के लिए, मतलब दो कॉलम इंटरचेंज कर देना, या फिर एक कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देना, या फिर एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। क्लियर और नॉट? सेम ऑपरेशंस रो के लिए, सेम ऑपरेशंस कॉलम के लिए। टोटल 3 ऑपरेशन, 3 + 3 6 ऑपरेशंस हो जाते हैं। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, ओके, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes, ठीक sir. है Yes. ठीक है। स्टोरी समझ में आया? ये स्टोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आगे लेके हम इसके मतलब इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना? ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंटरी ऑपरेशन एक मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से करते हैं, क्या क्या 3 ऐसे एलिमेंटरी ऑपरेशंस होते हैं, वो तो समझ गए। लेकिन करेंगे क्यों? कारण क्या है? ऐसा करेंगे क्यों? मैट्रिक्स तो अपने जगह है, उसको बदलेंगे क्यों? काहे उसका R1 R2 को चेंज करेंगे? क्यों उसका इंटरचेंज करेंगे? क्यों उसका एक रो में एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों ऐसा करेंगे? कारण क्या है? हाँ, द आंसर इज, we do these elementary operations or transformation of a matrix to solve many problems related to matrix। मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए एलिमेंटरी ऑपरेशंस का जरूरत पड़ता है। उनमें से दो है, एक है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे, क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, उसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स सारे मैट्रिक्स के इन्वर्स होता है कि नहीं, अगर होता है तो किस टाइप, कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, वो क्या है, वगैरह वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालने के लिए हम ये मैट्रिक्स के ऊपर ये जो 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े उसको करते हैं। और एक वजह के लिए भी किया जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है ना? तो छोड़ो उसको। तो फिलहाल हम ये 4-6 ऑपरेशन सीख गए। अभी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? और देखेंगे बाद में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को निकालने के लिए कैसे ऑपरेशंस हमारे काम में आते हैं, ठीक है? अरे बेटे मेरे साथ रेडी हो? रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी पढ़ने वाले हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल हेडिंग है हमारा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। बेटे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मानो ए एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर n/n। इफ another matrix, if another square matrix B of the same order, exists such that, अगर और एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नाम B है ऑफ द सेम ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, सच दैट AB is equal to BA is equal to identity matrix I, then B, A and B are called, or B is called inverse of matrix A and vice versa, and vice versa। तो पहले मतलब समझ लेते हैं वो क्या बोल रहा है कि A एक क्या है, A एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड उसका ऑर्डर n है, ठीक है ना? अगर अगर ऐसा और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब जो ए का ऑर्डर है, अगर वही ऑर्डर का और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, मतलब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, इस सिचुएशन में हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहते हैं।
एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब मैट्रिक्स ए को भी मैट्रिक्स बी का इनवर्स कहा जाता है। मतलब ए बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। एंड वी ऑल्सो से दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। वी ऑल्सो से दैट A and B are invertible। तो ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड दोनों ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए ताकि ए बी एंड बी ये दोनों आई हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। और ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर और नॉट। देख लो बेटे, एक मैट्रिक्स ए देखो, उसमें एलिमेंट है 2 3 1 2, और एक मैट्रिक्स बी उसमें एलिमेंट है 2 -3 -1 2। ये दो मैट्रिसेस हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों के दोनों ऑर्डर भी सेम है। रिमेंबर, A, B both have to be square matrices as well as they have to have the same order। अच्छा बेटे एक बात जरा सोचो, अगर ए बी दोनों का ऑर्डर अलग अलग होता है, मतलब दो स्क्वायर मैट्रिसेस अगर ऑर्डर अलग अलग होता है, तो ए इंटू बी कर पाते क्या? दो अलग अलग ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हेलो, नो सर। नहीं ना। तो पहला बात तो कंफर्म हो गया कि दोनों का, क्योंकि ये बात आता है ना, ए बी बी ए दोनों आई होने चाहिए, और उसके पहले ए बी बी ए दोनों को डिफाइंड तो होना चाहिए। और ए बी को डिफाइंड होने के लिए अगर ए खुद स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी भी सेम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है ना? ओके, तो ए बी बी ए दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस में लिया हूँ, और बेटा देखो ए इंटू बी करके हम देख रहे हैं, हमारा आई आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ये मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। ए बी आप खुद करके देखो, ये आ गया 1 0 0 1, देख रहे हो, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड अब बी ए भी करोगे वही आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरा बात समझ रहे हो? और इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। व्हाट डू वी से? ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, द टू मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसको हम और कैसे लिखते हैं? B इज इक्वल टू ए इनवर्स, बट ये a टू दी पावर -1 नहीं है, ये लिखने का तरीका है बस, मैट्रिक्स का पावर हम नेगेटिव नहीं ले सकते। B इज इक्वल टू ए टू दी पावर -1 नहीं लिखा है, ये लिखा है B इज इक्वल टू ए इनवर्स। ऑल्सो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इनवर्स, मतलब ए बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली? ए बी एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है भाई? हेलो, गेट इट? सर हाँ, डाउट है। मैं समझाता हूँ, पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर डाउट पूछो, पहले कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, ओके यहाँ सर। तक समझ गए तो, एग्जाम्पल समझ गए तो, ए बी बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, इसीलिए ए बी दोनों को हम बोल रहे हैं एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात वैसे ध्यान रखो कि बेटे ए बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए एंड सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्लियर नॉट? पहला बात है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि बेटे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स। मेरे बात समझे? कारण अभी बताऊंगा। हेलो, गेट इट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। नोट, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस do not have inverse। कारण क्या है? क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और बी एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए ताकि ए बी बी ए वाई हो जाए, तो क्यों नहीं हो रहा है ना? अच्छा, देखते हैं, सुनो मेरे बात बेटे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सपोज ए बी एक दूसरे के इनवर्स है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है ना? ए बी एंड बी ए दोनों आई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों आई होने चाहिए। ए बी बी ए दोनों क्या होने चाहिए बेटे? आई होने चाहिए। क्लियर है नॉट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने चाहिए। अच्छा बेटे जरा सोचो, मानो आपका ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मानो आपका ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मानो 3/4 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, ठीक है ना? अब बात यह आता है
कि बी ऐसे में क्या लूंगा, बी का ऑर्डर ऐसे में क्या लूंगा ताकि ए बी बी ए, क्योंकि देखो बेटे ए बी बी ए दोनों डिफाइंड भी होने चाहिए एंड दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने चाहिए। मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होने के साथ साथ इक्वल भी होने चाहिए, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? अरे भाई ए बी दोनों को एक दूसरे का इनवर्स बनने के लिए ए बी बी ए इक्वल होने चाहिए कि नहीं? इक्वल होके आई के साथ बराबर होने चाहिए कि नहीं? अरे समझ रहे हो? मतलब Yes, हाँ यस सर। मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड भी होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। अच्छा जरा सोचो, ए का ऑर्डर 3/4 है, ठीक है, बी का ऑर्डर ऐसा क्या लोगे, बी का ऑर्डर फोर ऐसा बाई थ्री। क्या, 4/3। अच्छा अगर बी का ऑर्डर 4/3 ले तो ए बी बी ए दोनों डिफाइंड तो हो जाएंगे, लेकिन क्या कभी इक्वल होंगे? इक्वल No हो sir, पाएंगे? 3/4 will not be. ए बी का ऑर्डर तो आ जाएगा 3/3, बी ए का तो ऑर्डर आ जाएगा 4/4, दोनों का ऑर्डर तो अलग अलग है, इक्वल तो कभी भी नहीं होंगे। सही बात है कि अगर ए खुद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो बी हम ले सकते हैं ताकि ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो, और वो है 4/3। अगर ए का ऑर्डर m/n है तो बी का ऑर्डर अगर n/m लोगे तो ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, लेकिन इक्वल तो नहीं होंगे ना। इसका यही मतलब है कि अगर ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, अगर ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स बी आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए ए बी बी ए दोनों डिफाइंड एंड इक्वल भी हो जाए। ऐसा नहीं मिलेगा, डिफाइंड होगा। अगर ए का ऑर्डर 3/4 है तो बी का ऑर्डर 4/3 लो, डिफाइंड हो जाएगा ए बी बी ए दोनों, लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर और नॉट? तो इसीलिए Yes, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। काहे कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए बी दोनों को एक दूसरे का इनवर्स होने के लिए ए बी बी ए दोनों को आई होना पड़ेगा, मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड एंड इक्वल टू ईच अदर भी होना पड़ेगा। बाद में इक्वल टू आई बाद में, लेकिन फिलहाल दोनों को डिफाइंड इक्वल तो होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता अगर दोनों में से एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो। So that means rectangular matrices do not have any inverse. Did you understand? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी इनवर्स, बस आपको समझने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स? yes sir. ओके यस सर। ओके, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। नेक्स्ट नोट बेटा, ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला जाता है ना? किसका इनवर्स निकाला जाता है बेटे? स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला जाता है, ठीक है ना? बट ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्सेस, डू नॉट हैव इनवर्सेस। लेकिन सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के भी इनवर्स नहीं होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकाला नहीं जा सकता, मतलब उनका इनवर्स होता ही नहीं है। उनके बारे में जब इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के भी इनवर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, कारण क्या है, वो पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में। कहां पर पढ़ेंगे बेटे? डिटर्मिनेंट चैप्टर में। फिलहाल अभी के लिए आपको इसको मेमोराइज थोड़े से करना पड़ेगा कि सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के इनवर्स नहीं होते हैं, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस के इनवर्स होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। क्लियर और नॉट? Sir, if AB and BA are not equal, then also they are not inverse. ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मेरे बात समझ रहे Then हो? their matrices multiplication are also equal. मतलब ए बी बी ए दोनों अगर आई हो जाए, है ना, ए बी बी ए दोनों अगर आई हो गए तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाएंगे। अच्छा क्यों एक कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों नहीं होता है? डोंट गेस फॉर द टाइम बिंग, गेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए डोंट गेस एनीथिंग, बट कीप इन माइंड दैट सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के इनवर्स नहीं होते हैं। तो कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स होते हैं, बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना? ओके, तो सपोज ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, if A is invertible, if square matrix A is invertible, if A
स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए तो मैं इफ लगा रहा हूं। और बेटा देखो इसीलिए तो डेफिनेशन में क्या लिखा है बेटा, इफ दे आर एग्जिस्ट, है ना, इफ दे आर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, क्लियर है ना। हाँ, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n, A of order n is invertible, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, अगर ये इन्वर्टिबल है, दैट इज, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा बेटे, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ए इन्वर्स को ऐसे लिखा जाता है, एग्जिस्ट, क्लियर और नॉट, देन there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I, ठीक है। अगर एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स, सपोज बी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, ताकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, है ना, या फिर ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी, क्लियर और नॉट, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, क्लियर और नॉट, ठीक है। अच्छा अच्छा सुनो मेरे बात बेटे, ए को ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, सही बात है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अभी पता चला कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अच्छा बी को भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखो, ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर होने चाहिए, क्लियर और नॉट, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए दोनों आई होने चाहिए, तब हम दोनों को एक दूसरे के क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, क्लियर। ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए एंड ए बी बी ए दोनों आई होने चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेटा समझ में आया क्लियरली, ठीक है, सर। ओके ठीक है, ओके ये गया, तो काम खत्म। तो हाँ, और देखो बेटे, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स है। और पहला क्या लिखा है देखो बेटा, पढ़ के दिखाता हूँ, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, नेसेसरी, सफिशिएंट नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं कि ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर हो जाएंगे तो ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होकर इक्वल हो जाएंगे, डिफाइंड तो हो जाएंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे ऐसा तो नहीं ना, ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर होने से एटलीस्ट ए बी बी ए दोनों डिफाइंड है ना, एंड सेम ऑर्डर के आ जाते हैं ना, ए बी बी ए दोनों का ऑर्डर सेम हो जाते हैं, मतलब इक्वल होने के लिए चांस है, ठीक है, ओके, तो ये बात है। तो कल के क्लास में मैं भी, अच्छा डिड यू गेट कंफ्यूज्ड एनीवेयर अलोंग द वे? No, No, sir. Okay. No. Okay, so this much for today's class. Tomorrow I will teach you about uniqueness of inverse and all the other things. So to summarize, just let me just tell you again कि आपको ये जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस का इनवर्स नहीं निकल सकता, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्सेस का इनवर्स निकाला जाता है, एंड वो भी सारे स्क्वायर मैट्रिक्सेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है और वो अगर इन्वर्टिबल है, मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो सपोज उसका इनवर्स बी, तो बी को भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड ए जो ए का ऑर्डर है उसी का ऑर्डर भी ए होना पड़ेगा, उसका ऑर्डर भी वही होना पड़ेगा, एंड ए बी बी ए दोनों को आई होना पड़ेगा, क्लियर नॉट, दोनों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्लियर नॉट, ओके। yes sir. और आगे जब मैं डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाऊंगा उधर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि बेटे अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम हुआ एंड बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम हुआ, मतलब ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हुए, मेरे पास ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हुए
और आपने चेक कर दिया कि ए बी आई आई आ गया, मतलब ए बी निकाल के देखे आई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो भाई बी ए ऑटोमेटिकली बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कैसे होगा वो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको समझाएंगे, फिलहाल ये बस एक जनरल नॉलेज की तरह याद रख लो, क्लियर है ना, कि ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर हैं, और अगर ए बी को मल्टीप्लाई करने से आई आ जाता है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बी ए ऑटोमेटिकली आई आ जाएगा। इसका मतलब ए बी बी ए कोई भी अगर आपका आई आ जाता है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली आई ही आ जाएगा, तो एक दूसरे का वो इन्वर्स है, क्लियर और नॉट, सिंपल बात है, सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, इधर देखो, इधर मैंने ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने ए बी मल्टीप्लाई किया, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, मैं बी ए को ना मल्टीप्लाई ना करके भी डायरेक्ट बोल दूंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, बिंदास को बोल दूंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऐसा होता है, क्लियर और नॉट, ध्यान रखो क्यों होता है, पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में। सो दिस मच फॉर टुडे, ओझा टेक द अटेंडेंस, Done, sir. डन।